सीधा आपने फायरिंग किया, वो भी सीने में, और फिर आप बाद में कह रहे हैं कि हमने फायरिंग ही नहीं की। नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या मतलब है इसका? तो संभल में जो लगातार 6 महीने तक चला है और जो खबरों में नहीं आया उसको हमने कलेक्ट किया है कि जब पहली बार बहुत पीसफुल तरीके से एक सर्वे हो गया था तो विदाउट कोर्ट परमिशन सेकंड सर्वे क्यों हुआ। अयोध्या में आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म उसी जगह हुई जहाँ पे मस्जिद खड़ी थी। फिर संभल के कुछ मकानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया गया, कुछ लोगों को टारगेट करके उनकी दुकान चलाई गई। संभल हिंसा को 7 महीने हो गए। 1 जुलाई है। ACPCR और कारवाई मोहब्बत ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। ये संभल की ये रिपोर्ट है। हम भी संभल गए, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होगी। हमारे साथ हर्ष मंडल साहब हैं जो खुद संभल गए और डिटेल में ये रिपोर्ट लिखी है कि संभल में हिंसा कैसे हुई, क्या डिज़ाइन है, हिंसा के बाद किस तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिन लोगों की मौत हुई उनको इंसाफ कैसे नहीं मिला। आपको पता है कि 24 नवंबर को संभल मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई, तस्वीरें दिखी, वीडियो वायरल हैं कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, लेकिन जिन 5 लोगों की मौत हुई पुलिस का कहना है कि उन्होंने आपस में गोली चलाई, उससे मौत हो गई। बहुत सारी बातें हैं। मंडल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आपने आज जारी की है, एक ये डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप वहाँ गए, आपकी हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी। आप क्या इम्प्रेशन लेके लौटे हैं और आपकी ये रिपोर्ट क्या बताती है? देखिए सौरभ, ये मामला अगर संभल के लोगों तक सीमित था तो तब भी बहुत गंभीर था, लेकिन ये मामला पूरे देश का सवाल है, और मैं थोड़ा संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाबर जब यहाँ आए, 4 साल उन्होंने राज किया, 3 मस्जिदें बनाई। पहला अयोध्या में था, दूसरा संभल में था, और तीसरा पानीपत में। तो अयोध्या का जो विवाद, हम और आप जानते हैं कि कम से कम एक पीढ़ी उससे उसके मतलब उसके असर में जो दरार समाज में पड़े, जो उसको झेलता रहा। अब संभल में मैं बहुत साफ देख रहा हूँ कि एक नया अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है, और बिल्कुल मतलब हवा के अंदर से जैसे आप कुछ निकालते हैं, मतलब इसमें कोई मतलब ऐतिहासिक विवाद भी नहीं था। अयोध्या में आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म उसी जगह हुई जहाँ पे मस्जिद खड़ी थी, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भगवान काल्की, जो विष्णु जी के आखिरी अवतार हैं, वो प्रकट होंगे और कलयुग को ख़त्म करने के लिए, सतयुग को लाने के लिए, पर प्रकट होंगे उसी जगह पे जहाँ मस्जिद खड़ी है। मतलब इतना विचित्र, और इस कारण से उनका मंदिर वहाँ इतना महत्व रखता है, और इस कारण से वो मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। ये एक संबंध में हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई तनाव, कोई झगड़ा नहीं। ये पूरी तरह से सरकार का एक तरह से सृजन है इस पूरे विवाद का, और सरकार हमला बार बार कर रही है। देखिए, मैं IAS अधिकारी रहा हूँ, 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ। मैं अगर मान लीजिए मैं इस परिस्थिति में होता, पहले तो होने नहीं देता। मान लीजिए कि एक स्टेज आया जब इस तरह का बहुत संवेदनशील सर्वे करने की ज़रूरत का आदेश हुआ है। सबसे पहले तो आप लीडर्स को बुलाएं, उनको समझाएं, उनको आश्वस्त करें कि ये सिर्फ सर्वे है, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और बिल्कुल एक मतलब नारों के साथ जब एक भीड़ जाती है वहाँ, और लोगों को चिंता होती है, तो फिर आप क्या करें? उस वक्त में भीड़ इकट्ठा होती है तो उनको समझाएं, लाउड स्पीकर होता है, बात करें। वो नहीं किया। अच्छा, फिर मान लीजिए तब भी नहीं माने तो फिर आप लाठीचार्ज करें, आंसू गैस। फिर जब आखिरी, और फिर भी अगर डर है कि मतलब हिंसा बढ़ेगी, तब आप गोली का ऑर्डर करेंगे, वो भी घुटनों के नीचे। ऐसा कुछ नहीं करते हुए सीधा आपने फायरिंग किया, वो भी सीने में,
और फिर आप बाद में कह रहे हैं कि हमने फायरिंग ही नहीं की। लोग इतने पागल तो नहीं है कि अचानक सब लोग उसी जगह आके उसी भीड़ में एक दूसरे पे फायरिंग करना शुरू कर लेंगे। अब अच्छा, वो भी हो गया सौरभ, तो मान लीजिए कि मैं प्रशासन में होता, चलिए ये भी हो गया, तब मैं कम से कम ज़ख्मों को भरने की कोशिश करूं, लोगों को जो अफेक्टेड लोग हैं उनके पास जाएं, उनको सहायता करें, एक लीगल प्रक्रिया वगैरह शुरू करें। नहीं, वो नहीं करते हुए आप नए विवाद रोज़। अच्छा, वो एक मंदिर मस्जिद नहीं है और मंदिरें निकाल रहे हैं, यहाँ भी हमने आविष्कार किया, यहाँ भी एक मंदिर निकले। कोई कुओं को कहा कि ये भी धार्मिक हैं, इनको भी इन्होंने निकाला। चलिए, अज़ान आप नहीं कर सकते, यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आप मतलब आपने तय किया है कि इस जगह को एक मतलब कम्युनल एक क्या वोल्केनो को क्या कहते हैं हिंदी में? एक ज्वालामुखी का निर्माण आप कर रहे हैं वहाँ, और कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और ये किताब हमारे साथ है, नदीम हमारे साथ है। नदीम, 7 महीने बाद आप लोग ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। हम संभल गए, हमने रिपोर्ट की, हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनों को खोया। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो जानना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये रिपोर्ट लगातार जो 7 महीने तक चला, क्योंकि संभल में जो वाकया हुआ वो तो 2 दिन हुआ और संभल में 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया। फिर संभल के कुछ मकानों को टारगेट करके बुलडोज़र चलाया गया, कुछ लोगों को टारगेट करके उनकी दुकान चलाई गई, फिर कुछ लोगों को टारगेट करके अरेस्ट किया गया। तो संभल में जो लगातार 6 महीने तक चला है और जो खबरों में नहीं आया उसको हमने कलेक्ट किया है। हमने जैसे आपसे कहा कि संभल अपने आप में एक केस स्टडी है और इस केस स्टडी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने डे टू डे बेसिस पर जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उनको कलेक्ट करके किया है। आप लोगों ने हाई कोर्ट में भी पिटिशन की थी। जी। कितने लोगों को जैसे चार्जशीट अभी हाल में फाइल की गई, चार्जशीट में भड़काने में वहाँ के सांसद का भी नाम है, बर्ग का, और भी तमाम लोगों के नाम इसमें हैं। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये भी आए वहाँ से कि कुछ लोगों को कॉपीज़ नहीं दी गई एफआईआर की, बहुत सारी चीज़ें हुई। इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या बताया है, आपकी पिटीशन पर क्या हुआ, और जिनकी गिरफ्तारियां हुई क्या बेल हुई उनकी, या कौन लोग जेल में, पता चल पाया? देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि 97 लोग अप्रॉक्सीमेटली अरेस्ट किए गए थे और 60 लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं। तकरीबन 30 लोग अभी भी जेल में हैं और उम्मीद यह है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी भी बेल हो जाएगी। और जो बेल में समय लगा वो समय इसलिए लगा कि बीच में कोर्ट की छुट्टियां थीं और उसके साथ साथ जो पुलिस ने पूरा माहौल बनाया मीडिया के साथ में मिलकर, जिससे लोकल कोर्ट हॉस्टाइल हो जाता है और इतने ज़्यादा सेक्शंस लगने के बाद लोकल कोर्ट अपने आप को एम्पावर महसूस नहीं करता कि वो बेल दे सके, जिसके नतीजे में वक्त ज़्यादा लगा और हाई कोर्ट पे लगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इस पूरे केस को जब आप देखेंगे तो पूरी चार्जशीट में सिर्फ पुलिस वालों की गवाहियाँ हैं और उसके अलावा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। सिर्फ अजम्पशन के बेस पर ये पूरी एफआईआर्स बिल्ड करी गई और वही चार्जशीट उस बात की गवाही दे रही है। सबसे बड़ी बात हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक रूटीन केस नहीं है, ये एक डीप कॉन्स्पिरेसी स्टेट की है कि जब पहली बार बहुत पीसफुल तरीके से एक सर्वे हो गया था तो विदाउट कोर्ट परमिशन सेकंड सर्वे क्यों हुआ। दूसरी बात यह कि उस सर्वे को शुरू करने के लिए 6 बजे सुबह का टाइम ही क्यों चुना गया। और तीसरी बात यह कि जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची तो उन ऑफिशियल्स के साथ में पिटिशनर पार्टी बाकायदा नारेबाजी करते हुए एक जुलूस की शक्ल में उसको क्यों परमिट किया गया और लॉ एंड ऑर्डर के जो ड्यू कोर्सेज थे उनको अप्लाई क्यों नहीं किया गया। एक सवाल और है, 5 लोगों की मौत हुई 24 तारीख को और 5 की गोली लगने से मौत हुई। पुलिस वाले दिख रहे हैं कि गोली चला रहे हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। क्या जिन 5 मौतें हुई वहाँ पर, उनमें कोई एफआईआर हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये लोग आपस में गोलियां चला रहे थे और क्रॉस फायरिंग में इनकी मौत हो गई, पुलिस की गोली से इनकी मौत नहीं हुई है, अब की फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 5 मौतों के का जिम्मेदार कौन है?
कहाँ से गोलियां चली, इस बारे में भी कुछ कहती है आपकी रिपोर्ट? देखिए, ये आपको मालूम होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में 5 साल पहले जाएं, मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरनगर नहीं, बल्कि आप जाएं बिजनौर, आप जाएं संभल, आप जाएं फिरोज़ाबाद, आप जाएं कानपुर, आप जाएं बनारस, तो 20 दिसंबर 2019 को 25 लोगों को ऑन रिकॉर्ड इसी तरह से गोली मारा गया था और किसी की कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी और कहा गया था कि आपस की क्रॉस फायरिंग में ये लोग एक मर गए। एफआईआर है मेरी स्टोरी पे। हाँ, तो वो आपकी स्टोरी पे एक एफआईआर है, लेकिन उसके अलावा कोई एफआईआर कहीं नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब मामला ठंडा हुआ तो फिर कोर्ट के ज़रिए एफआईआर्स भी हुई हैं, केसेस भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पैटर्न उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीए आंदोलन में जो फायरिंग करके किया था, वही पैटर्न संभल में अपनाया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम सीए के समय चुप नहीं बैठे थे और इन केसेस को हमने दोबारा री इन्वेस्टिगेट के लिए ओपन कराया है कोर्ट से, आने वाले दिनों में भी हम ये करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि जो अयोध्या का मामला खत्म हुआ तो एक संभल के रूप में नई अयोध्या तैयार करने की कोशिश की बहुत साफ कोशिश है। और एक और मतलब जब सरकार आपके लिए ना रोज़गार दे रही है, ना आपके मतलब स्कूल और अस्पताल ठीक से चला है, ना कीमतों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो क्या हमें मिल रहा है? बस यही संतोष कि चलिए 500 साल पहले कुछ था उसको हमने किया, 600 साल पहले कुछ हुआ तो उसको हम सुधार रहे हैं। हम लोग उसी में भटके रहेंगे अगर हम इसको पहचाने नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का रिपोर्ट निकालना और फिर इसकी बात खुल के करना। थैंक यू सर। तो आप सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान मसूद थे, सबा नकवी, सब लोगों ने किस तरीके से अपनी बातें रखी। ये फाइल दब ना जाए, इनकी तो फाइलें खुलती रहती हैं, कभी कश्मीर फाइल है, कभी केरला फाइल है, उदयपुर फाइल खुल रही है। तो ये जो संभल फाइल है ये इतिहास के अंदर दर्ज हो। और जैसा हर्षमंदर साहब ने कहा कि 50 साल एक पीढ़ी ने एक जगह पर खींचा, 50 साल अगले दूसरी जगह पर खींचने की तैयारी है। चूँकि नफ़रत का एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है और नफ़रत के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत खड़ी हो रही है, बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती है। बुनियादी सवाल जो लोगों के मुंह बाए खड़े हैं, उन सवालों को पर ध्यान न जाए, उसके लिए धर्म के नाम पर नफ़रत फैला करके मुल्क के अंदर उन तमाम सवालों को खामोश कर दिया जाए। आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, संभल के लोग बहुत डरे हुए थे। जब उनको हमने निकाल करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलवाने के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे, तो जिस तरह छुपाते हुए वो आए और अंदर आकर के जो उनके अंदर डर राहुल जी के घर में बैठकर भी था, तो वो बयान कर रहा था कि किस कदर खौफ का माहौल है, किस कदर डर का माहौल है। 5 लोगों के सीने पर गोली मारी जाती है। मैंने बार बार सवाल खड़ा किया कि गोली आसमान से चली या ज़मीन से खुद निकल कर आ गई। 5 लोगों के सीने पर गोली लगती है और एक बैल बुद्धि व्यक्ति वो गदा घुमा घुमा करके बोलता हुआ चलता है। और सरकार, ये कोई भी सरकार हो, सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और जब कानून का राज नहीं होगा तो अराजकता आएगी। अब जो हालात और जो माहौल मुल्क के अंदर बने हुए हैं वो मुल्क के लिए बहुत खराब है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं और ये बात क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है, बात बाहर जाती नहीं है। YouTube चैनल थोड़े मोटे चलाने शुरू करे थे तो उनके ऊपर भी पाबंदी है कि उनको भी 2 मिनट के अंदर आप बंद कर देंगे। असहमति को देश में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात आपसे करूंगी, क्योंकि मैं बहुत हम लोग गवाह हैं अब जो दुनिया में हो रहा है, हमारी जो दुनिया में जो हो रहा है। टू रिकॉर्ड अ स्टोरी, इट इज सेड राइट नाउ फॉर द पीपल ऑफ गाजा,
that they are recording their own annihilation. लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया उनकी आवाज़ सुन रही है, इसलिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो इज़राइल के बैकर्स हैं वहाँ भी असर पड़ रहा है। तो कभी कभी जब इस तरह की रिपोर्ट आती हैं तो लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही, इसका क्या फ़ायदा होगा, कौन सुनेगा हमारी बात। लेकिन इसका बहुत बहुत एक अहम रोल है। तो प्रगति, नदीम, सब लोग यहाँ से, और हर्ष भाई, नवशरण, आप लोग जो संभल से आए हैं, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन, टू नोट डाउन, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डन, बिकॉज ये अल्टीमेटली ये पूरा फाइट ये इमेजिनेशन और रिकॉर्ड और नैरेटिव्स का है। मैं डिटेल से, क्योंकि संभल के लोग वो अपनी कहानी जानते हैं, इन्होंने अपना बताया स्कूल के साथ क्या हुआ, और प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारे साथ शेयर किया। आपने कानूनी मसले बताए, नदीम तो हर वक्त ऐसे मुद्दों में लगे रहते हैं। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। चाहे कल फ्रंट पेज स्टोरी ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की बहुत ही अहम स्टोरी है। आप लोग ऑनलाइन लीजिए ये रिपोर्ट और पढ़िए और देखिए, इसमें एक स्क्रिप्ट भी है, इसमें एक अफसाना भी है, कहानी भी है, न्यूज़ रिपोर्ट भी है, सब कुछ है एक संभल की कहानी में। थैंक यू वेरी मच।